हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों स्वागत है आप लोगों का सेकंड लेक्चर में। सीए फाउंडेशन क्लास आपकी चल रही है। अकाउंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपके साथ बेसिक अकाउंट्स के साथ स्टार्ट किया था। आज भी मैं अपने उसी बेसिक पार्ट को आगे कैरी करूंगा और आपके साथ स्टार्ट करूंगा अपने बेसिक अकाउंट्स को ही आगे। आज क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं आपके साथ ना, कुछ टर्म्स मैं आपको डिफाइन करता हूं, कुछ टर्म्स मैं आपको समझा के चलता हूं बच्चों। और अभी ना मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपके साथ सिर्फ बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूं कि अकाउंट्स के बेसिक, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो जाए। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनको एक बार को रिवाइज हो जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि सर तेज चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं लगना चाहिए बच्चों। तो देखो, मैं आपके साथ, हमने लास्ट क्लास में ना एक चीज डिस्कस की थी कि आप अपने ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को या किसी भी चीज को अपने अकाउंट्स में जब रिकॉर्ड करते हो तो आप उसे रिकॉर्ड करते हो मनी टर्म्स में। ये मनी टर्म्स में मैंने आपके साथ रिकॉर्ड की थी ये बातें। आज मैं आपके साथ कुछ सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करता हूं। बहुत सारी नहीं, कुछ इसमें से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं लायबिलिटी पे। सबसे पहले लायबिलिटी, कि ये लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी बेसिकली हम लोग ना हिंदी में इसको बोलते हैं, लायबिलिटी को हम लोग बोल देते हैं कर्जा, या आप कह सकते हो जो आपके ऊपर उधार है। जो उधार आपने लिया हुआ है, जो कर्जा आपने लिया हुआ है, उसको लायबिलिटी कहते हैं। यानी अगर मैं इसकी टर्म की बात करूं, यानी इसके मीनिंग की बात करूं, तो कुछ ऐसे लिखते हैं हम इसको, अमाउंट ओज बाय फर्म टू आउटसाइडर। जहां पर ओस का मतलब होता है देना बाकी है, जहां पे ओस का मतलब होता है कि देना बाकी है। तो कोई भी अमाउंट जो कि देना बाकी है फर्म के द्वारा टू द आउटसाइडर्स, उसको क्या कहा जाता है, उसको लायबिलिटी कहा जाता है। लायबिलिटी के कुछ टाइप्स भी हैं। मैं आपके साथ ना पहले एक बार इसके एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो वो आपकी क्या है, वो आपकी लायबिलिटी है बच्चों। सेकंड, आपने गुड्स परचेज किए हैं, या कुछ भी परचेज किया है, कुछ भी खरीदा है, आपने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब भी यहां पर आप समझेंगे उधार। आपने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, किससे ये गुड्स परचेज किए हैं, आपने किसी से भी परचेज किए हैं, लेकिन परचेज किस पे किए हैं, परचेज किए हैं आपने उधार पर। तो उसे कहा जाता है कि हाँ भाई ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और कुछ में आप समझ लो एक्सपेंसेस नोट पेड येट। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको करना था लेकिन अभी आपने नहीं पे किया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे स्टाफ की सैलरी पे करनी थी लास्ट मंथ की, लेकिन अब तक मैंने उनकी सैलरी उनको क्रेडिट नहीं की है, उनको पे नहीं किया। तो जब तक मैं उनकी सैलरी उनको पे नहीं कर देता, वो सैलरी, वो खर्चा मेरे ऊपर क्या है, आउटस्टैंडिंग है। इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक आपके पास एग्जांपल्स थे लायबिलिटी के। अच्छा, लायबिलिटी के टाइप्स की अगर मैं आपसे बात करूं,
टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। टाइप्स में इसमें मेन तो वैसे दो हैं, बट टोटल जो लाइबिलिटी को डिवाइड किया गया है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज, एक होती है बच्चों आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, और एक इनसे अलग, इनसे जुदा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तीन टाइप की लाइबिलिटी होती है हमारे पास, एक करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी। सबसे पहले बात करता हूं करंट लाइबिलिटी की। अमाउंट पेएबल पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो आपको पे करनी है, चुकानी है 1 साल या उससे कम के समय में, तो उसको कहा जाता है करंट लाइबिलिटी, उसको कहा जाता है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका रिवर्स हो जाता है। आपका कोई भी अमाउंट पेएबल पीरियड अगर 1 साल से ज़्यादा है, आपने किसी से लोन लिया, मैंने अपने फ्रेंड से उधार पर पैसे मांगे, उसने बोला भाई कब वापस करेगा, मैंने बोला भाई तेरे को मैं वापस कर दूंगा 11 महीनों में, विद इन 11 मंथ्स में आपका पैसा रिफंड कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो ये मैंने अपने ऊपर कैसी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, मैंने अपने ऊपर करंट लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। अगर मैं उसे बोलता कि भाई मैं आपका पैसा पे करूंगा 1 साल के बाद, तो मैंने अपने ऊपर कैसी लाइबिलिटी बना ली, मैंने अपने ऊपर नॉन करंट लाइबिलिटी बना ली, है कि नहीं। अब यहां पर जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1 साल, अगर मैं अपने दोस्त को बोलता भाई आज से करेक्ट 1 साल के बाद भी नहीं, जैसे ही मेरा 1 साल की लास्ट डेट होगी मैं आपका पैसा चुका दूंगा, यानी इक्वल टू 1 ईयर, किस में फॉल कराओगे, शॉर्ट टर्म यानी करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी भी किस में, तो इक्वल टू 1 ईयर हमेशा आपका फॉल करेगा किस में, करंट लाइबिलिटी में। बच्चों ध्यान रखना इस चीज को। अगर मैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी की बात करूं तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी बेसिकली आर those liability which may arise or may not arise in future depends on some uncertain future events which may happen or may not happen। कहता है ये वो लाइबिलिटी हो सकती हैं जो मे अराइज, हो सकता है फ्यूचर में हो, मे नोट अराइज, हो सकता है फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटी बने, हो सकता है फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटी ना बने। ये डिपेंड करेगा कि ये आपकी लाइबिलिटी बनती है या नहीं, किस बात पर, ऑन सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। ये आपकी लाइबिलिटी फ्यूचर में बनेगी या नहीं बनेगी, ये डिपेंड करेगा आपके फ्यूचर के किसी इवेंट पर, किसी घटना पर, कि वो घटना होगी या नहीं होगी। अगर वो घटना होती है, अगर वो घटना होगी तो लाइबिलिटी बनेगी, घटना नहीं होगी तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी, फ्यूचर बताएगा। मे हैपन, अब ये घटना भी मे में है, मे हैपन मे नोट हैपन।
यानी लाइबिलिटी में अराइज, लाइबिलिटी में नोट अराइज, डिपेंड करेगा किस पे, एक इवेंट पे, फ्यूचर के इवेंट पे, एंड दैट इवेंट में हैपन और में नोट हैपन। सर समझ तो आ गया, पर कुछ एग्जाम्पल हो जाए मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर, लीजिए एक मजेदार एग्जाम्पल आपके सामने। इसका एग्जाम्पल होता है एनी केस फाइल्ड अगेंस्ट अस। किसी ने कोई कोर्ट केस फाइल किया हुआ है हमारे अगेंस्ट में, तो सिर्फ इसीलिए कि उसने हमारे अगेंस्ट में केस कर दिया, क्या मैं उसे अपनी लाइबिलिटी बना लूं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे मैं अपनी लाइबिलिटी कब बनाऊंगा? उसे मैं अपनी लाइबिलिटी जब बनाऊंगा जब मैं वो केस हार जाऊंगा, जब मैं वो केस हार जाऊंगा। अगर मैं वो केस हारता हूं तो मैं उसे अपनी लाइबिलिटी बनाऊंगा। भविष्य में आप इस टॉपिक को AS29 के नाम से पढ़ोगे। कहाँ आएगा ये? सर CA इंटर ग्रुप 2 में आएगा ये। अभी तक तो वही है, बाकी कोर्स चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, AS इधर उधर करते रहते हैं ये लोग ICI वाले। तो बेसिकली मैंने आपके साथ लाइबिलिटी डिस्कस की बच्चों। लाइबिलिटी क्या है? हमारे ऊपर उधार, हमारे ऊपर कर्जा। यानी कोई भी ऐसा आदमी जिसको मार्केट में देखकर आप खुश नहीं होगे, जिसको देखकर आपका भागने का मन करेगा कि यार ये कहाँ से मेरे सामने आ गया मनहूस आदमी, उसे आपकी लाइबिलिटी बोला जाएगा, क्योंकि शायद आपको उसका पैसा लौटाना है। तो लाइबिलिटी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपके साथ, ये फर्स्ट हो गई मेरी लाइबिलिटी। अब मैं आपके साथ बात करूंगा सेकंड टर्म पे। लाइबिलिटी के बाद मैं आपके साथ बात करता हूं चलो कैपिटल की। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूंजी। देखो मेरी हिंदी की स्पेलिंग गलत हो सकती है। कैपिटल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंजी। कैपिटल का मतलब क्या है वो समझना। कैपिटल का मतलब है एनी अमाउंट और एनी एसेट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। कहता है सर दो चीजें हैं, ध्यान रखना। या तो आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है या फिर आपने कोई एसेट इन्वेस्ट किया है। अभी एसेट भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये समझ लो कि एसेट का मतलब हो गया कोई वस्तु, आर्टिकल, आइटम, उसे एसेट मान लो। तो या तो ओनर ने, ओनर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, या तो उस ओनर ने कुछ पैसा लगाया है बिजनेस में, या फिर उस ओनर ने कोई एसेट लगाया है बिजनेस में। इन दोनों को ही जब भी ओनर अपने अपने बिजनेस में ओनर जब भी पैसा लगाता है या कोई एसेट इन्वेस्ट करता है तो उसको उसकी कैपिटल मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घर से 50 लाख रुपए लिए, चुराए नहीं सर, नालायकों वाली बातें करते हो। मैंने लिए, लिए मतलब मांगे, अपने मम्मी पापा से मैंने 50 लाख रुपए मांगे और उस 50 लाख को ले जाकर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं क्या कहूँगा जब मेरे से कोई पूछेगा भाई इस बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया था, तो मैं उसे बताऊंगा भाई इस बिजनेस में मैंने 50 लाख लगाए थे। तो वो जो 50 लाख मैंने लगाए थे वो 50 लाख मेरी क्या बन गई? वो 50 लाख मेरी कैपिटल बन गई। अब जब मैंने वो 50 लाख लगाए तो आप ऐसे समझो कि हो सकता है कि मैं अपने घर से कोई एसेट जैसे कि एयर कंडीशनर, AC ले गया। उस AC की कीमत 1 लाख थी। तो अब मेरे से अगर कोई पूछेगा भाई आपने अपने बिजनेस में कितना अमाउंट लगाया या आपकी क्या कैपिटल थी, तो मैं उसको बताऊंगा भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करने में मैंने 50 लाख रोकड़ा कैश लगाया और 1 लाख एसेट के रूप में लगाया। तो मेरी जो टोटल कैपिटल है वो टोटल कैपिटल मेरी 51 लाख है। मेरी जो टोटल कैपिटल है वो टोटल कैपिटल मेरी 51 लाख है। ये मैं उसको बताकर चलूंगा। यहां तक आपको क्लियर होगा? कोई भी अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया या कोई एसेट जो आपने इन्वेस्ट किया, और आप मतलब कौन? ओनर। ओनर ने इन्वेस्ट किया अपने खुद के बिजनेस में, उसको उसकी कैपिटल कहा जाता है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा
कैपिटल इंक्रीज कैसे होती है और कैपिटल डिक्रीज कैसे होती है। आपने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड, अगर आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। अगर आप अपने बिजनेस में से, कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लेते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉन, आप अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेते हो तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। मैंने अपने बिजनेस में 50 लाख लगाया और 1 लाख का एसी इन्वेस्ट किया, मैंने टोटल 51 लाख लगाया तो मेरी कैपिटल 51 लाख से इंक्रीज हो गई। लेकिन इसी बीच कुछ समय के बाद मेरे को घर पे एसी की ज़रूरत पड़ी, ऑफिस में इतना अच्छा काम की ज़रूरत नहीं थी एसी की, गर्मी नहीं लगती थी, तो मैं वो एसी को उतार कर अपने घर ले आया। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि मैंने अपने कैपिटल में से 1 लाख रुपए का आइटम निकाल के घर ले गया फॉर माय पर्सनल यूज। जो अमाउंट या कोई एसेट जब ओनर अपने घर ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, उसको कहा जाता है विड्रॉन या ड्रॉइंग्स। विड्रॉन या ड्रॉइंग्स, ये उसको कहा जाता है। तो वो हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब और क्या हो सकता है सर, कई बार ना विद इन बिजनेस हम लोग एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, और पैसे की जरूरत पड़ गई, 50 लाख खर्च हो गया है सर जो स्टार्टिंग में लगाया था, बिजनेस को और अच्छा करने के लिए मुझे 20 लाख और चाहिए। मैं अपने घर आया, मैंने अपने घर का 20 लाख रुपए उठाया, चोरी नहीं किया, दोबारा बोल रहा हूँ, उठाया और उसे ले जाकर अपने बिजनेस में लगा दिया। तो ये 20 लाख जो मैंने सॉरी, ये 20 लाख जो मैंने लगाया, ये 20 लाख जो मैंने बाद में लगाया बिजनेस करते करते, ये तो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, ये वाला मैंने बाद में लगाया बिजनेस करते करते, वो होता है एडिशनल कैपिटल। उससे भी मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप कोई भी प्रॉफिट कमाते हो तो प्रॉफिट आपको लाभ हुआ, आपकी कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। आपको लॉस होता है, लॉस होता है तो आपकी कैपिटल में जाके डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं सर कि कैपिटल क्या है, कैपिटल कैसे बढ़ती है, कैपिटल कैसे घटती है, डिक्रीज होती है। लायबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया, कैपिटल मैंने आपको पढ़ाया। तीसरा पार्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है एसेट्स का। मैं आपके साथ बात करता हूं एसेट्स की कि ये एसेट्स क्या हैं। एसेट्स बेसिकली हम लोग बोलते हैं, अब मैं हिंदी लिख तो रहा हूं, आप देख लेना समझ जाओगे तो, मेरी हिंदी शायद ही गलती होगी। संपत्ति, संपत्ति समझते हो, मेरे पास क्या क्या है, मेरी क्या संपत्ति है, ये टैबलेट, ये लैपटॉप, ये मेरा एसेट है। जो मोबाइल मेरे साइड में रखा है वो मेरा एसेट है। जिस प्रीमाइसिस में बैठ के मैं आप लोगों के लिए ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरा एसेट है। गर्मी ना लगे मैंने एयर कंडीशनर लगा रखा है, वो मेरा एसेट है। मैं थोड़ा सुंदर सुंदर नजर आऊं उसके लिए मैंने कुछ लाइट्स का भी इंतजाम किया हुआ है, वो मेरा एसेट है। कोई भी आइटम, कोई भी आइटम जिसका मैं मालिक हूं और जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देती है, वो मेरा एसेट है। मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एनी रिसोर्स या आइटम विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज एंड दिस रिसोर्स will provide future economic benefit। देखना मैंने क्या क्या वर्ड यूज किए हैं। कोई भी रिसोर्स या आइटम, अकाउंट्स में या बिजनेस में हम रिसोर्स बोलते हैं किसी भी आइटम को जो हमें फायदा पहुंचाता है, उसको हम रिसोर्स बोल देते हैं कि ये मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं। विच इज ओन्ड बाय या कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज, कोई भी ऐसे रिसोर्सेज या कोई भी ऐसे आइटम
जो कि ओन्ड है या कंट्रोल्ड है बाय एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के द्वारा। ओन्ड होना चाहिए, यानी मैं उसका ओनर होना चाहिए, मैं ही उसको कंट्रोल कर रहा हूं। एंड दिस रिसोर्स विल प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और ये रिसोर्सेज मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल, क्या क्या मेरे एसेट्स होते हैं। इसका सबसे अच्छा और मेन एग्जाम्पल है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा मेरे पास जो कैश है या अमाउंट जो भी मेरा डिपॉजिटेड है, किसमें डिपॉजिटेड है, इनटू बैंक, यानी मेरा बैंक बैलेंस। और कुछ भी बता दो आप, फर्नीचर, व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, बेसिकली प्लांट क्या है, प्लांट कुछ अलग नहीं है, मशीनरी के ग्रुप को प्लांट बोल देते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मारुति का प्लांट, मारुति का प्लांट कहाँ लगा हुआ है, मारुति का प्लांट गुजरात में लगा हुआ है। टाटा का प्लांट कहाँ लगा हुआ है, टाटा का प्लांट मान लो नोएडा में लगा हुआ है। गूगल मत करने बैठ जाना, मैं को वो नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये प्लांट्स हैं, उनके कहाँ लगे हुए हैं, तो वो प्लांट क्या है, प्लांट का मतलब है एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी ग्रुप ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स को प्लांट बोल देते हैं। तो ये सारे एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर मेरी ओनरशिप होती है और जो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। जिस जगह बैठकर मैं ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ उस प्रीमाइसिस को, प्रीमाइसिस मतलब बिल्डिंग, वो बिल्डिंग मुझे बेनिफिट दे रही है, फ्यूचर में भी देगी, वो मेरा एसेट है। मेरे पास जब मैंने सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया था, कमाना स्टार्ट किया था, तो मैंने एक स्कूटर परचेस किया था। वो स्कूटर मेरे पास आज भी खड़ा है, लेकिन सिर्फ खड़ा है, वो चलता नहीं है, कोशिश भी करोगे तो नहीं चलेगा सर, वो बेकार हुआ पड़ा है, लेकिन वो मेरा है, मैंने उसको परचेस किया था एज अ मेमोरी, यादगार के तौर पर मैंने उसको रखा हुआ है। तो क्या वो मेरा एसेट है, क्या कहते हो? ओन्ड तो मेरा है, कंट्रोल्ड भी मेरा है, लेकिन क्या वो मुझे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट कमाकर देगा? नहीं सर, वो मुझे कमाकर नहीं देगा, और क्योंकि वो मुझे कमाकर नहीं देगा तो वो मेरा एसेट नहीं बनेगा। तो एसेट बनने के लिए दो चीजें होनी जरूरी हैं। सबसे पहले आपके पास एसेट होने के लिए वो आपने उसको ओन किया हो। मैं किसी का एसेट जबरदस्ती कब्जा करके अपने पास ले आया, मैंने किसी की कार उठा ली और वो मैंने चुरा ली, मेरे पास है, क्या वो मेरा एसेट हो जाएगा? नहीं सर, क्योंकि वो मेरा ओन्ड नहीं है। दूसरी चीज ओन्ड तो होनी चाहिए, दूसरी चीज फ्यूचर में वो आपको बेनिफिट दे। तो ये दोनों कंडीशन जब पूरी होती हैं तभी आपका वो एसेट बनता है। डन। टाइप ऑफ एसेट्स, टाइप ऑफ एसेट्स पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स, देखिए वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, जब मैं प्रॉपर आपके साथ उस चैप्टर को डिस्कस करूंगा जहां पे मैं टर्म्स की बात करूंगा तो मैं वहां आपके साथ फुल फ्लैश डिस्कस करूंगा। अभी जो दो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उन पे बात कर रहा हूं आपके लिए। एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। एक होता है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट बेसिकली क्या है? दोज एसेट्स which are held by business for consumption or for resale। नॉन करंट क्या है? दोज एसेट्स which are held by business for
रनिंग द बिजनेस, नॉट फॉर कंजम्पशन, या फिर मैं कह सकता हूं नॉट फॉर रीसेल। दो तरीके के एसेट हैं सर। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ खत्म करता हूं, समझाता हूं इसको। मैं कोचिंग लाइन में हूं, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं और प्रॉपर मैं इंस्टीट्यूट व्हाइट बोर्ड लगाकर मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं, जैसे आप लोगों ने एकेडमिक में पढ़ा हुआ है। उस व्हाइट बोर्ड को चलाने के लिए, उस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए मैं आपको कुछ एसेट्स बताता हूं। मैंने फर्नीचर परचेज किया हुआ है जिसपे टीचर और स्टूडेंट्स बैठते हैं। क्या वो फर्नीचर मैंने इसलिए खरीदा था कि वो कंज्यूम हो जाएगा या फिर मुझे उसे बेचना है? नहीं सर, मैंने उसे खरीदा था ताकि उससे मैं अपना बिजनेस रन कर सकूं। तो वो चला गया नॉन करंट में, वो चला गया नॉन करंट में। जिस बिल्डिंग में मैंने इंस्टीट्यूट रन किया वो बिल्डिंग भी मैंने परचेज कर ली सर, अच्छा कमाया, मैंने बिल्डिंग परचेज कर ली। क्या वो बिल्डिंग मैंने इसलिए रखी हुई है कि वो कंज्यूम हो जाएगी या मैं उसे बेचूंगा? नहीं सर, वो बिल्डिंग मैंने इसलिए खरीदी या इसलिए रखी हुई है कि क्योंकि मैं उसमें अपना बिजनेस रन करना चाहता हूं, तो मैं उसे बेचूंगा नहीं। बिल्डिंग, वहां पर क्या करता हूं मैं? मार्कर परचेस करता हूं, इंक परचेस करता हूं। व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक मार्कर यूज करता हूं मैं, ब्लैक मार्कर, कलरफुल मार्कर्स मैं परचेस करता हूं, इंक पॉट भी परचेस करता हूं। अब ये मार्कर, ये इंक, क्या मैं इसलिए परचेस कर रहा हूं कि मैं इसको हमेशा संभाल के रखूंगा, यूज नहीं करूंगा? नहीं सर, मार्कर और इंक अगर आपने आज खरीदा है तो महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद आपको दोबारा परचेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने खरीद के रख लिया तो दोबारा आपको नहीं चाहिए, आपको बहुत जल्द वो दोबारा पड़ेगा क्योंकि वो कंज्यूम हो जाएगा। जो एसेट आपका कंज्यूम हो जाए, मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया मार्कर का, इंक का, एक और एग्जांपल समझो, उसी इंस्टीट्यूट पे मैंने व्हाइट बोर्ड भी लगा रखा है। तो ये जो व्हाइट बोर्ड मैंने लगाया, क्या मैंने व्हाइट बोर्ड इसलिए लगाया था कि व्हाइट बोर्ड कंज्यूम हो जाएगा? सर, व्हाइट बोर्ड एक बार लगा दिया तो साल दर साल, 5 साल, 10 साल कहीं नहीं जाते। तो जो चीज़ लंबे समय तक चलेगी आप उसे बेचोगे नहीं, वो कंज्यूम भी नहीं होगा, तो वो किस में चला जाएगा? वो चला जाएगा नॉन करंट एसेट में। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिस एसेट की इंटेंशन है मेरी किसी एसेट को लंबे समय तक यूज करने के लिए, तो वो मेरी क्या बनेगी? वो मेरे बनेगा नॉन करंट एसेट। लेकिन कोई भी एसेट जो मैं यूज करता हूं, कंज्यूम हो जाता है और रेगुलर बेसिस पे मुझे दोबारा परचेस करना पड़ेगा, वो बनेगा मेरा नॉन करंट एसेट। डन सर, आई होप आपको समझ आया ये। मैंने आपके साथ 3 चीजें डिस्कस करी हैं अब तक, लायबिलिटी, कैपिटल, एसेट। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 5 हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। फोर्थ पे आता हूं। फोर्थ आप मेरे से पढ़ो इनकम। इनकम पढ़ लो सर, इनकम। इनकम बोले तो सर, इनकम बोले तो कमाई, शायद ऐसे ही लिखते होंगे। इनकम बोले तो कमाई, जो आपने कमाया है वो आपकी इनकम है। यहां पर ना इसको ऐसे भी कर लेना, इनकम या फिर रेवेन्यू बोल दूंगा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, सेम तो नहीं है। चलो इसको फिर मैं अलग से समझाऊंगा अभी आपको, पहले इनकम समझ लो। इनकम क्या हो गया? कमाई, अमाउंट अर्नड बाय बिजनेस इज नोन एज इनकम। जो भी आपने कमाया है वो आपकी इनकम है। इसको और अच्छे से समझते हैं। इसके साथ ना कुछ पॉइंट्स और समझाता हूं मैं आपको। जैसे एक आपने इनकम समझ लिया, एक समझो मेरे से रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू होता है आपका, मैं बोलता हूं टोटल कैश इनफ्लो। जो टोटल पैसा आपको मिला वो आपका रेवेन्यू होता है। एक पॉइंट और समझना इसमें, ये सारे ना इंटरलिंक हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। जो भी आप खर्च करते हो उसको आप अपना एक्सपेंस मान के चलते हो। जो भी आप खर्च करते हो उसको आप अपना एक्सपेंस मान के चलते हो। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पढ़े लिखों की भाषा में, अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकम फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। कुछ भी अमाउंट जो आपने खर्च किया या फिर आपने अपने ऊपर लाइबिलिटी बना ली, कुछ भी अमाउंट जो आपने अपने ऊपर खर्च किया या फिर लाइबिलिटी बना ली, इनकर्ड, उस क्यों कराए अपने खर्च या क्यों आपने अपने ऊपर लाइबिलिटी बना ली, ताकि आप रेवेन्यू कमा सको। और रेवेन्यू मतलब टोटल आपके पास पैसा आ सके। अब देख रहे हो सब लिंक है यहाँ आपस में। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब आप इसको ऐसे समझना, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया सर। इस बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शंस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। परचेजेस, मैंने परचेजेस किया 1 लाख का, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा 10,000 का। मैंने सैलरी पे की अपने स्टाफ को 25,000। ठीक है जी। मेरे अदर कुछ खर्चे हुए 15,000 के। फिफ्थ मेरी जो टोटल सेल हुई वो टोटल सेल हुई 2 लाख की। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ रेवेन्यू कितना है। तो रेवेन्यू होता है जो टोटल पैसा आपके पास आया, यानी ये 2 लाख, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। फिर मैं आपसे पूछता हूं मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं। ये जितना आपने खर्च किया ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं। 1 लाख, 2, 3, 40, 50, लगभग क्या 1,50, 1,50 मेरा खर्चा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने कमाया कितना, मेरी इनकम कितनी हुई। तो आप कहोगे सर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। मेरे पास जो टोटल आया वो था 2 लाख, मेरे पास जो खर्चे हुए वो खर्चे हुए 1.5 लाख। 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दो तो मेरे पास जो बचा वो कितना बचा, वो बचा जी 50,000। मेरे पास 2 लाख में से 1.5 लाख का खर्चा हो गया तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 50,000। ये 50,000 मेरी क्या है, ये 50,000 मेरी इनकम है बच्चों। अब डाउट आता है सर ये तो प्रॉफिट है। इंटरचेंजेबल है सर, प्रॉफिट और इनकम भी इंटरचेंजेबल है, हालांकि इनमें फर्क होता है। मैं आपको इसको और क्लियर करता हूं, कोई पॉइंट नहीं छोड़ना। प्रॉफिट वर्सेस इनकम, प्रॉफिट वर्सेस इनकम, इसको समझना। मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के कुछ बिजनेस हैं, जैसे एक मिस्टर ए का कोचिंग का बिजनेस है, एक मिस्टर ए का, और कोचिंग भी मैं कहता हूं इनका एकेडमिक का, 11th-12th पढ़ाते हैं। एक इनका कोचिंग है जहां पर ये सीए वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सीए हैं तो ये प्रैक्टिस में भी हाथ आजमाते हैं। मिस्टर ए के 3 अलग अलग बिजनेस हैं सर। इन 3 अलग अलग बिजनेस में मिस्टर ए की सेल्स आपको बता दी गई। 10 लाख यहां से आता है, 15 लाख यहां से आता है और 20 लाख यहां से आता है। मोटी पार्टी है सर। इसको कमाने के लिए खर्चा भी होगा सर, ऐसा तो है नहीं कि सूखा कमाए जाएंगे, खर्चा भी होता है। कोचिंग में 5 लाख का खर्चा हो गया, यहां पे 8 लाख का खर्चा हुआ, यहां पे 11 लाख का खर्चा हुआ सर।
अब मैं आपसे पूछता हूं प्रॉफिट। क्या लिखा मैंने? अब मैंने लिखा सर प्रॉफिट। इस सेल्स को मैं क्या बोल सकता हूं? सेल्स को मैं बोल सकता हूं रेवेन्यू। एक्सपेंस तो मेरे एक्सपेंस हैं ही। 10 में से 5 लाख हटा दो तो 5 लाख का प्रॉफिट यहां कमाया। 15 में से 8 हटा दो, 7 लाख का प्रॉफिट यहां कमाया। 20 में से 11 हटा दो, 9 लाख का प्रॉफिट यहां कमाया। ये उन्होंने अलग अलग बिजनेस से अलग अलग प्रॉफिट कमाया। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे बताओ इनकम ऑफ मिस्टर ए, तो आप कहोगे कि सर उसकी इनकम है 5 लाख प्लस 7 लाख प्लस 9 लाख, यानी उनकी टोटल इनकम हो गई 21 लाख। उनकी टोटल इनकम हो गई 21 लाख। ये फर्क है सर प्रॉफिट में और इनकम में। अगर उनका सिर्फ एक ही बिजनेस होता, कोचिंग का, एकेडमिक का, तो प्रॉफिट भी 5 लाख होता और इनकम भी 5 लाख होती। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए भाई, कि भाई एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, रेवेन्यू क्या है। ठीक है जी, लगभग। अच्छा, एक यहां पर अब मैंने आपके साथ बात करनी थी कि अमाउंट स्पेंट क्या है और लायबिलिटी इनकर क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं अमाउंट स्पेंट की, तो अमाउंट स्पेंट का मतलब हो गया पेड इन कैश, कि आपने कैश में पे किया है। लायबिलिटी का मतलब हो गया अमाउंट नोट पेड येट। अमाउंट अभी तक पे नहीं हुआ है। मैंने कुछ माल परचेस किया, जैसे चलो माल को छोड़ दो, मैंने अपने स्टाफ से काम करवाया, सैलरी पे कर दी सैलरी पे कर दी। सर किसी का उदाहरण नहीं चाहिए अपन को। सैलरी पे कर दी तो मैंने क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा अमाउंट स्पेंट। लेकिन अगर मैंने अभी सैलरी पे नहीं की तो मैं लिखूंगा अमाउंट लायबिलिटी इनकर, क्योंकि अभी मैंने पेमेंट नहीं की। तो ये हो गया अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर में फर्क। कोई वर्ड छूटना नहीं चाहिए भाई। रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया है, सारा मैंने आपको यहां तक बताया है। ठीक है, अब मैं आपसे ना एक पॉइंट पे और बात करता हूं। प्रॉफिट वर्सेस इनकम हो गया। एक और पॉइंट है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लगे हाथ, याद आ रहा है, एक्सपेंस वर्सेस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस वर्सेस एक्सपेंडिचर। अब ये भी एक ऐसे वर्ड है जो आपने अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो सुने होते हैं, और आपको लगता है कि ये सेम है, इंटरचेंजेबल है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सेम नहीं है। और अब सीपीटीए फाउंडेशन सीए में आपका वो काम नहीं है कि आप किसी भी चीज को मगअप कर लोगे, नहीं सर। आपको हर चीज का बेसिक क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। एक्सपेंस की जब मैं बात करूंगा तो एक्सपेंस का मतलब होता है अमाउंट स्पेंड या फिर लायबिलिटी इनकर्ड। आपने अमाउंट खर्च किया है या लायबिलिटी इनकर की है फॉर यूजिंग एनी सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आपने सैलरी पे की तो ये खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो ये एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेजिस पे की तो ये एक्सपेंस है। एक पर्टिकुलर आप खर्चा करते हो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मैं अपने स्टाफ को 1 महीने की सैलरी दूंगा तो वो 1 महीना काम करेंगे। दूसरे महीने में काम करवाना है तो मुझे उनको दूसरे महीने की सैलरी भी देनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं 1 महीने की सैलरी देके फिर आप उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हो उनकी सर्विसेज को, नहीं सर। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के लिए आप पेमेंट करते हो, उसी टाइम पीरियड की आपको सर्विसेज एक्वायर होती है। डन। अगर मैं आपसे बात करूं एक्सपेंडिचर के बारे में,
तो एक्सपेंडिचर आता है अमाउंट स्पेंड या फिर लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर अमाउंट स्पेंड या फिर लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एनी एसेट। कोई एसेट परचेज करने के लिए जब आप खर्चा करते हो तो उसे कहा जाता है कि आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, यहां पर भी ना दो अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर हैं। एक होता है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जहां पर आपने खर्च किया है फॉर परचेजिंग एनी नॉन करंट एसेट। कोई बड़ा एसेट परचेज किया है आपने, कोई ऐसा एसेट परचेज किया है आपने जिसके पीछे आपकी इंटेंशन है कि आप उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे और शायद महंगा भी पड़ा है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड परचेज की, फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी परचेज की। तो ये बड़े एसेट्स हैं जिनको हम लोग कैपिटल यानी नॉन करंट एसेट, यानी नॉन है, ये नोट नहीं है, नॉन करंट एसेट्स। इसका उल्टा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपने खर्च किया है फॉर परचेजिंग एनी करंट एसेट्स। कोई करंट एसेट परचेज करने के लिए आपने खर्चा किया। फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग, मैं उसी एग्जाम्पल के साथ चलता हूं, परचेजिंग ऑफ मार्कर। और यहां पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो परचेजिंग ऑफ एनी व्हीकल। तो देख लो भाई, एक्सपेंस वर्सेस एक्सपेंडिचर मैंने आपके सामने रखा कि एक्सपेंस क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। बेसिकली एक्सपेंस का मतलब हो गया जहां पर आपने अमाउंट खर्च किया है या खर्च करोगे किसी सर्विस के लिए। यहां जो मेन है वो सर्विस है, यहां जो मेन है वो एसेट है। अगर नॉन करंट एसेट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर करंट एसेट है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। डन। चलिए, मैं आपके साथ सिर्फ आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। मैं आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं जहां पर आपको जर्नल एंट्रीज समझ आ जाए, जर्नल एंट्रीज करने आ जाए। उसके बाद हम लोग किसी चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने आपके साथ कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की। अब मैं आपके साथ कुछ, सिर्फ कुछ फ्यू बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट्स डिस्कस करना चाहता हूं। एक दो तीन ही, ज्यादा नहीं, शुरू में ज्यादा नहीं, दो तीन ही। सबसे पहला समझना बच्चों, और आपने ये अगर पढ़े हुए हैं पहले तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे तरीके से। सबसे पहला समझना बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सबसे पहले समझना बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस की पहचान और उसके ओनर की पहचान अलग अलग होगी। बिजनेस हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है
बिजनेस हैव सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर in the eyes of law from accounting point of view। कहता है बिजनेस की पहचान अलग होगी, बिजनेस के मालिक की पहचान अलग होगी, दोनों की पहचान अलग है। और यही कंसेप्ट है जिसकी वजह से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन किसकी होती हैं? वो ट्रांजैक्शन बिजनेस की होती है। किसकी होती है ट्रांजैक्शन? वो ट्रांजैक्शन बिजनेस की होती है। ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन कभी भी आप बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हो, सिर्फ इसी कंसेप्ट की वजह से कि भाई बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है, दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मत करो अभी। ड्यू टू दिस कंसेप्ट ओनली, इसी कंसेप्ट की वजह से, ड्यू टू दिस कंसेप्ट ओनली वी रिकॉर्ड transactions in the books of account from business point of view and not from owner point of view। Due to this concept, owner is always considered as an internal liability ऑफ बिजनेस। देखो इसी की वजह से ये दोनों चीजें निकल कर आती हैं कि ओनर जब अपने अमाउंट, कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है एज अ कैपिटल अपने बिजनेस में, उसने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, किसने? ओनर ने। तो वो जो अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया है तो वो मालिक होते हुए भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक आउटसाइडर या एक इंटरनल लायबिलिटी ही मानी जाती है। यानी ये हैं सर आपके ओनर और ये है आपका बिजनेस और ये हैं आपके ओनर। इस ओनर ने कुछ कैपिटल लगाई, कैपिटल इन्वेस्टेड। तो जब ये कैपिटल इन्वेस्ट होगी ना तो जो ओनर है ना वो एक इंटरनल लायबिलिटी कंसीडर की जाएगी, किसकी? बिजनेस की। पैसा लगा के आप ये नहीं कह सकते जी मैं तो मालिक हूं। सर आप मालिक भले ही हो लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो। क्यों? क्योंकि आज की डेट पे बिजनेस ने आपसे कुछ अमाउंट लिया है, जब भी बिजनेस बंद होगा बिजनेस को आपका ये अमाउंट आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी कंसेप्ट की वजह से। दूसरी चीज, अगर हम लोग, आपने कभी देखा है कि आपके पास कभी कोई ऐसी एंट्री आई हो, इतने टाइम अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपने कॉमर्स इतने टाइम पढ़ा, 2 साल आप कॉमर्स पढ़ चुके हो, कभी आपने देखा कि कोई ऐसी एंट्री आई हो कि ओनर जो है वो शॉपिंग पे गया है, बताइए क्या एंट्री पास करोगे? नहीं सर। कभी ऐसी आई हो कि भाई ओनर ने अपने बच्चे की फीस भर दी? हाँ। अगर ये लिखा है कि भाई वो बिजनेस से पैसा लिया है तो वो बिजनेस से पैसा लिया ना, फिर तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉइंग्स हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि उसने कहीं मूवी देखने गया है तो वो उसकी भी एंट्री करेगा, नहीं होता सर। अब मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि ओनर परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम हिज पर्सनल मनी, फॉर हिज पर्सनल यूज
फ्रॉम हिज पर्सनल मनी। इस एंट्री को रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं सर, नहीं करोगे। अगर मैं ये कहता हूं ओनर परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस मनी, तो रिकॉर्ड होगी क्योंकि मनी बिजनेस की थी, ड्रॉइंग्स कंसीडर की जाती है। तो एक कंसेप्ट तो आपको ये याद होना चाहिए कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को कई बार हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। और समझो भाई, एक कंसेप्ट मनी, मेजरमेंट, कंसेप्ट। ये क्या कहता है? नाम से ही पता लग रहा है सर पैसों की बात करेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है तो पैसों की बात करेगा। क्या बात करी इसने? चलो हमने पढ़ना शुरू किया। एज पर दिस ट्रांजैक्शन, सॉरी, एज पर दिस कंसेप्ट business will record only those transactions, business will record only those transactions in the books of account, those transactions which are in money terms or which can be converted into money। कहता है, और ये कंसेप्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगा था, कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को या उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करोगे जो ट्रांजैक्शन, जो इवेंट या तो मनी टर्म्स में हो या मनी टर्म्स में कन्वर्ट की जा सके। तो ये तो हमने कल भी पढ़ा था, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। थर्ड वाला देखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक कंसेप्ट आता है आपके पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कंसेप्ट, प्रिंसिपल सब एक ही चीज है। जब मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसमें फर्क बताऊंगा, कंसेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल, इनमें क्या फर्क है वो भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है वी विल एज्यूम दैट आवर बिजनेस will never will neither shut down nor scale down its operations significantly in nearby future। कहता है जब भी हम कोई भी बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो वो ये एज्यूम करता है कि उसका बिजनेस आने वाले टाइम में यानी नियर बाय फ्यूचर में ना तो कभी बंद होगा और ना ही कभी स्केल डाउन होगा। स्केल डाउन ऑपरेशन फ्री सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे ध्यान रखना। कई बार हम लोग बोल देते हैं कि ना ही उसका बिजनेस कभी बंद होगा, ना ही उसका बिजनेस कभी कम होगा। कभी की बात नहीं है सर, यहाँ बात है नियर बाय फ्यूचर की। और स्केल डाउन का मतलब भी है कि सिग्निफिकेंटली उसका बिजनेस जो है वो स्केल डाउन नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंटली यानी बहुत बड़े लेवल पर। उसकी जो टर्नओवर थी वो 50 करोड़ थी, अब उसकी टर्नओवर 1 करोड़ रह गई, तो ये स्केल डाउन हो गया सिग्निफिकेंटली। लेकिन उसकी टर्नओवर 50 करोड़ थी, अब उसकी टर्नओवर अभी भी जो है ना 48 करोड़ है, तो ये सिग्निफिकेंटली नहीं है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है एक बार बिजनेस चला तो वो चलता रहेगा, हम ऐसा एज्यूम करेंगे।
लेकिन इस कंसेप्ट की वजह से एक दिक्कत निकल कर आई। वो दिक्कत ये निकल कर आई कि अगर हमारा बिजनेस रेगुलर चलता ही रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, तो हम अपनी परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, हम अच्छा काम कर रहे हैं या हम बेकार काम कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरराइड करने के लिए एक और कंसेप्ट का जन्म हुआ, और उस कंसेप्ट का नाम था, जो कि इसी से निकला, वो था पीरियोडिसिटी। वो था पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ने क्या बोला? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ने बोला लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज should be broken into smaller interval of time so that one can measure performance of its business at regular interval। सर, ये बिजनेस है, ये इनफाइनाइट है, ये बिजनेस यहां से स्टार्ट हुआ, एंड कहां होगा पता नहीं। अब मैंने ऐसे ही किसी ओनर से पूछ लिया, ये इसके बिजनेस का ये ओनर है, आपको दिख रहा होगा, सुंदर सा एक ओनर है इसके बिजनेस का। मैंने उससे पूछ लिया, भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसा चल रहा है बिजनेस? कहता भाई पता ही नहीं कैसा चल रहा है। मैंने कहा क्यों भाई, चेक नहीं करते, परफॉर्मेंस नहीं मेजर करते? कह रहा नहीं सर, जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे पता लगाओगे एट द एंड ऑफ द टाइम कि आपके बिजनेस ने आपको कमा के दिया या नुकसान में गया? कहता सर जब बंद करेंगे ना बिजनेस को, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, जब बंद करेंगे बिजनेस को, जब देखेंगे सर, जब चेक करेंगे। मैंने कहा भाई अच्छा, ऐसे कैसे चेक कर लोगे? कहता सिंपल है, मान लो आज मैंने अपने बिजनेस में अपना अकाउंट ओपन कराया बिजनेस का, और बिजनेस का अकाउंट ओपन करा के मैंने उसमें 50 लाख कैपिटल लगाई, और 500 कह रहा हूँ, 50 साल के बाद मैंने वो बिजनेस बंद किया तो पता लगा उसमें 100 लाख है। तो मैंने कितना कमा लिया 50 साल में? मैंने 50 लाख साल में 50 लाख कमा लिया। क्या ये परफॉर्मेंस चेक करने का सही तरीका है? बिल्कुल नहीं सर, बेकार तरीका है। इन 50 साल में आपका घर उस बिजनेस ने चलाया, इस 50 साल में आपके बच्चे को पाला उस बिजनेस ने, इस 50 साल में आपके एंटरटेनमेंट का जितना खर्चा था वो उस बिजनेस ने किया, वो सब तो काउंट हुआ ही नहीं। कहता सर बात तो ठीक है, आप बताओ फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा भाई आपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो सुन लिया, आप पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फॉलो क्यों नहीं करा? आपने, आपको क्या करना था? आपको अपने पूरे बिजनेस की लाइफ को इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लेना था, आगे भी जाएगा कहीं ना कहीं। और ये इक्वल इंटरवल का गैप पीरियड क्या है? ये इक्वल इंटरवल का गैप पीरियड है 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर। यानी हर एक साल के बाद, हर एक साल के बाद आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है वो मेजर करनी होगी। हर एक साल के बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस मेजर करनी होगी, तभी तो आप ये चेक कर पाओगे कि एक साल में आपने जो काम किया वो अच्छा था या गलत था। कहाँ गलती हो रही है वो कैसे पता लगेगा? जब आप कंपेयर करोगे अपने डाटा को पिछले साल के डाटा से या किसी और बिजनेस के डाटा से, तभी तो पता लगेगा। तो आपको पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फॉलो करना है ताकि आप अपने बिजनेस की लाइफ को इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर सको, और इक्वल इंटरवल में जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, जो कि हमारा हो गया 1 साल, 1 साल के एंड पे आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी होगी बच्चों। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मैंने आपको बताया।
अब मैं आपके साथ एक कंसेप्ट और बात करता हूं आपसे, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ कंसेप्ट उठा लो आप, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपके अकाउंट्स का बेस है, आत्मा यही है सर आपके अकाउंट्स की। इन अकाउंट्स एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट will have dual effect। और ड्यूअल इफेक्ट का मतलब क्या है? टू इंपैक्ट्स। आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, कुछ भी होता है, उसके कितने इफेक्ट होंगे? उसके दो इंपैक्ट होंगे, और इन दो इंपैक्ट को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है इन दो इंपैक्ट को? इन दो इंपैक्ट को नाम दिया जाता है, अब वो स्टूडेंट जरूर खास से सुनते रहना जो अगर साइंस बैकग्राउंड से हो। अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो यहीं से आपका अकाउंट स्टार्ट होता जा रहा है। अब मैं धीरे धीरे अकाउंट्स की तरफ बढ़ रहा हूं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट को इन शॉर्ट हम लोग DR बोलते हैं, क्रेडिट को इन शॉर्ट हम लोग CR बोलते हैं। हालांकि ये इनकी एब्रीविएशंस नहीं है। DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड या फिर डेबिट रजिस्टर। CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड या फिर क्रेडिट रजिस्टर। तो अगर कोई आपको कहता है कि डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR है तो वो गलत कह रहा है सर। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म DR नहीं है, DR अपने एक एब्रीविएशन लिए बैठा है। DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड या डेबिट रजिस्टर, CR मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड या क्रेडिट रजिस्टर। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब बच्चा कई बार मेरे से पूछता है सर ये डेबिट का और क्रेडिट का क्या मतलब है? तो ऐसा इनका अपना कोई मतलब नहीं है, लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन लैंग्वेज में डेबिटियम क्रेडिटियम इनको बोला जाता है, वहीं से ये इंग्लिश लैंग्वेज में उठाया गया है, यानी डेबिट और क्रेडिट। इनका एज सच कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर मेरे जैसा कोई विद्वान आदमी अकाउंट्स बनाता है इंडिया में, तो हो सकता है कि मैं इनका नाम राम श्याम राहुल वाहुल सुमित पुनित कुछ भी रख देता, लेकिन क्योंकि ये वहां बना तो वहां शायद ये नाम होंगे डेबिटियम क्रेडिटियम। मेरी बात पे भरोसा ना हो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा के देख लेना, वहां भी डेबिट और क्रेडिट का कुछ अलग मतलब नहीं है, वहां उसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके दो इंपैक्ट होते हैं। उन दो इंपैक्ट का नाम है, एक का डेबिट और एक का क्रेडिट। डन बच्चों, आगे बढ़ता हूं मैं। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या है, मतलब कैसे इनके इंपैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ड्यूअल इंपैक्ट। मान लो मैं आपके साथ बात करता हूं एसेट परचेज्ड इन कैश। आपने कैश में एसेट परचेज किया। इंपैक्ट नंबर 1, इंपैक्ट नंबर 2। पहला इंपैक्ट क्या हुआ? अगर आपने एसेट परचेज किया तो एसेट इंक्रीज हो गया, लेकिन किस में परचेज किया? कैश में, तो कैश क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इस तरीके से डबल इफेक्ट होता है। मान लो मैं आपको कहता हूं सैलरी पेड, तो सैलरी पेड करने में एक तो आपका एक्सपेंस हो गया,
दूसरा क्योंकि आपने पे किया है तो एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। अब मैं आपको कहता हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, आपने कैपिटल लगाई, कैपिटल लगाई तो क्या होगा बिजनेस में, जब आप बिजनेस में कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, और क्योंकि आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में कैश भी इंक्रीज हो गया। और सुनोगे और सुन लो, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में अपने, उधार, क्रेडिट का एक मतलब उधार भी होता है। अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं उधार पर बच्चों, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास गुड्स आए, मेरे पास गुड्स इंक्रीज हो गए, लेकिन क्योंकि उधार पे किया है, और जब आप उधार पर कुछ खरीदोगे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपके पास कुछ रूल्स हैं डेबिट के क्रेडिट के, यानी डुअल इम्पैक्ट क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। और मैं अब आप लोगों के साथ आगे बढ़ता हूं और मैं आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करता हूं, मॉडर्न कह रहा हूं, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज कर कर अकाउंट्स बना है, बस ये समझो, इन्हीं कंसेप्ट्स को, इन्हीं जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को यूज कर कर आपका कंसेप्ट, आपका पूरा अकाउंट्स बना है, क्रिएट हुआ है। अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन हुई, और बेसिकली अकाउंट की क्लासिफिकेशन नहीं होती, अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती है, उस ट्रांजैक्शन के जो इंपैक्ट्स होते हैं उन इंपैक्ट्स की क्लासिफिकेशन होती है। ये क्लासिफिकेशन दो अलग टाइप से होती है, ये क्लासिफिकेशन आपके पास दो अलग टाइप से होती है। पहली क्लासिफिकेशन होती है आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होती है आपके पास मॉडर्न अप्रोच। एक होती है आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल हुआ करती थी, पुराने जमाने की है, और एक होती है आपके पास मॉडर्न अप्रोच। इनको पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पर्सनल को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक रियल, एक नॉमिनल। और पर्सनल के अपने तीन टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, पहले इसको समझते हैं हम। ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल का क्या मतलब हो गया, पर्सनल का मतलब हो गया जैसे राम का अकाउंट, जैसे श्याम का अकाउंट, ये आपका पर्सनल हो जाता है। इस पर्सनल में जब मैं नेचुरल की बात करता हूं तो नेचुरल में मैं इन लोगों को कवर करता हूं। नेचुरल की जब मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल मैं लेता हूं राम्स अकाउंट, श्याम अकाउंट, ये सब। आर्टिफिशियल में क्या हो जाता है, मान लो कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका नाम तो है लेकिन वो कोई जीता जागता इंसान नहीं है, जैसे एसबीआई, या अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, या मैं आपसे बोलूं टाटा इंडस्ट्रीज, मैं आपसे बोलूं रिलायंस, तो ये सब क्या हैं, ये सब एक ऐसी एंटिटीज हैं जो कि मैन मेड हैं, ये नेचुरल मेड नहीं है। इन सबको एसबीआई, डीपीएस, टाटा, रिलायंस, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, इनको
आदमी ने बनाया है, इनको भगवान ने नहीं बनाया, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अभी मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां, जब आप नॉमिनल में आउटस्टैंडिंग या एडवांस ऐड कर देते हो, नॉमिनल में आउटस्टैंडिंग या एडवांस ऐड कर देते हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव बनता है। थोड़ी देर में आता हूं इस पे दोबारा। अभी रियल क्या है? रियल जितने भी आपके एसेट के अकाउंट हैं, जितने भी आपके एसेट के अकाउंट हैं, जैसे फर्नीचर की जो ट्रांजैक्शन होंगी वो इसमें जाएंगी। अगर बिल्डिंग से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होंगी तो इसमें जाएगी। अगर प्लांट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगी तो इसमें जाएगी। कैश या बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगी तो इसमें जाएगी। जितने भी आपके एसेट्स अकाउंट होंगे वो सब इसमें जाएंगे। नॉमिनल में क्या जाएगा सर? नॉमिनल में जाएंगे आपके खर्चे एंड इनकम। खर्चे एंड इनकम, आपने जो भी खर्चा किया, सैलरी पेड आपका खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी पेड आपका खर्चा है, वेजिस पेड आपका खर्चा है, रेंट पेड आपका खर्चा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है। तो कोई भी खर्चा या कोई भी कमाई जो आपने की है वो नॉमिनल में जाएगी। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा वापस आता हूं रिप्रेजेंटेटिव पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ वापस आता हूं रिप्रेजेंटेटिव पे। अब क्या करो आप, मैंने क्या लिखवाया था, कोई भी नॉमिनल खर्चे के साथ अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए या एडवांस लग जाए, अगर मैं आपसे इसको इस तरीके से बोलता हूं कि मैंने सैलरी पे नहीं की, सैलरी पे करनी बाकी है, तो वो आएगा अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो आएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी खर्चा है लेकिन खर्चा अभी आपने पे नहीं किया। तो जब खर्चा आपने पे नहीं किया वो बन गई आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो जाएगी ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी नॉमिनल में नहीं जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी किस में जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव में जाएगी। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, सैलरी अगर आता है तो नॉमिनल, लेकिन अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं मैंने अभी रेंट पे नहीं किया, रेंट पे करना बाकी है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट किस में जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव में। खाली रेंट होता तो किस में जाता? नॉमिनल में। मैं कहता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। एक तो होता है इंटरेस्ट रिसीव हो गया, एक होता है इंटरेस्ट रिसीव हो गया एडवांस में। तो खाली इंटरेस्ट आता है तो क्या बनेगा? नॉमिनल। लेकिन अगर एडवांस साथ में आ गया तो क्या बनेगा? रिप्रेजेंटेटिव। और क्या करोगे बताओ? वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। वेजेस पे कर दी तो नॉमिनल, वेजेस अभी पे करनी बाकी है तो रिप्रेजेंटेटिव। देख लेना भाई और ध्यान से समझना इसको। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। इनके अपने गोल्डन रूल्स हैं, इनके सबके अपने गोल्डन रूल्स हैं तीनों के। जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग चलता हूं, रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, तो मैं तीनों अलग अलग अकाउंट को लेकर चलता हूं। पहला अकाउंट आता है, मान लो मेरा पहला क्या था? पर्सनल। तो पर्सनल का अपना रूल है। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
जिसको रिसीव हो रहा है वो डेबिट और जो दे रहा है वो क्रेडिट। सेकंड था हमारे पास रियल। रियल किसका था? रियल था एसेट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट आया है तो डेबिट, अगर एसेट गया है तो क्रेडिट। थर्ड एंड लास्ट, नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट जो खर्चा हुआ है उसको डेबिट करना है, जो कमाई हुई है उसको क्रेडिट करना है। ये आपके रूल्स चलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के। देख लो, समझ लो, लेकिन हम इनको यूज नहीं करते। मैं आपको पूरा अकाउंट्स जो भी समझाऊंगा, जो भी कराऊंगा, सब मॉडर्न होगा। ट्रेडिशनल सर पुराने जमाने की बात थी, अब कौन उनके चक्रों में पड़ेगा। हम मॉडर्न युग के लोग हैं, हम मॉडर्न जमाने से चलेंगे सर। तो चलो अब मैं आता हूं मॉडर्न पे। जब मैं मॉडर्न पे आता हूं तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग अकाउंट की जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड है। 1 2 3 4 5। इन 5 पार्ट्स को आप लिखते हैं लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। एसेट, यही 5 मैंने आपको समझाए थे और वो इसीलिए समझाए थे कि हमें यहां पहुंचना था। अब आपको पता है कि लाइबिलिटी क्या है, अब आपको पता है इनकम क्या है, अब आपको पता है कैपिटल क्या है, आपको पता है एसेट क्या है, आपको पता है एक्सपेंस क्या है। अगर मैं आपको ये नहीं समझाता तो आपको इसका आइडिया नहीं लग पाता। इन शॉर्ट मैंने इसके लिए एक वर्ड भी याद किया हुआ है, यानी कि आप भी याद कर लो, LIC। LIC स्टैंड्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नहीं, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। डन है जी। अब इनके रूल्स देखना, इनके रूल्स किस तरीके से काम करते हैं। इंक्रीज, डिक्रीज। कहता है आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लो, आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो ट्रांजैक्शन में इनमें से कुछ या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। LIC में से कुछ भी इंक्रीज होगा तो कर देना क्रेडिट, LIC में से कुछ भी इंक्रीज होगा तो कर देना क्रेडिट, इन दोनों में से कुछ भी इंक्रीज होगा तो करना डेबिट। LIC अलग फैमिली है, एसेट और एक्सपेंस अलग फैमिली है, दोनों में दुश्मनी है सर। LIC में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, एसेट और एक्सपेंस में इंक्रीज होगा तो डेबिट। अब ये रूल है, इनके पीछे लॉजिक मत ढूंढना कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये रूल है। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मैं आपसे कहता हूं इसका आंसर बताओ मुझे, आप एक झटके में बोलोगे सर 4। क्यों? आपने इन दोनों को जोड़ा क्यों, ऐड क्यों किया? कहोगे सर बीच में ऐड का साइन है। क्यों? ये कैसे पता लगा कि ये ऐड का साइन है? सर ये तो हमें बचपन से बताया गया है। बिल्कुल। इसके पीछे लॉजिक ढूंढते हो? नहीं ढूंढते हो। ऐसे ही 2 इंटू 2 मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर 4। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। ये मल्टीप्लाई का साइन क्यों है, ये लॉजिक ढूंढते हो? नहीं ढूंढते हैं सर। बच्चों दिक्कत क्या है ना, जब आपको ये चीजें सिखाई जा रही थी, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, बेसिक, ABCD, जब आपका माइंड लॉजिकल नहीं था, जब हम आपको जो सिखाते थे आप वो सीख जाते थे। अब क्या हो गया, अब जब हम आपको एक नए कंसेप्ट का एक नया रूल सिखा रहे हैं तो आप उसमें लॉजिक ढूंढते हो। आप कितनी कोशिश कर लो, कितनी वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लेना, इसका लॉजिक कहीं नहीं है।
क्योंकि ये रूल्स हैं, ये कंसेप्ट नहीं है, ये रूल हैं और आप रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। आप कंसेप्ट को सीख सकते हो, आप कंसेप्ट पे R&D कर सकते हो, आप रूल को चेंज करोगे तो पूरा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट और एक्सपेंस, LIC में से कुछ भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, इनमें से कुछ भी इंक्रीज होगा तो डेबिट, और इनका वाइस वर्सा यहां पर आ जाता है। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल में कुछ भी डिक्रीज होगा तो डेबिट, कुछ भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये रूल हैं भाई। अब इस रूल पे मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि भाई ये रूल क्यों है, या आप इनका लॉजिक मेरे से पूछो तो वो बेवकूफ़ी है। और LIC मैंने उसको स्टैंड किया लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। आगे मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करूंगा और जो भी जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे ना, वो जर्नल एंट्रीज इसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल इसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। जो भी जर्नल एंट्रीज आप करोगे वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अब मैं इसके बाद जो आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा ना, वो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ही चलेगा। जो हम लोगों ने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट अभी पढ़ा था उसी को ही फॉलो करते हुए ना, ड्यूअल एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बन जाती है। और वो अप्रोच क्या होती है? वो अप्रोच होती है कि आपके जो एसेट्स होंगे ना, वो एसेट्स हमेशा बराबर होंगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। आपके जो भी एसेट्स होंगे वो एसेट्स हमेशा बराबर होंगे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। सर मैंने आपको टोटल 5 बताए थे, LIC, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। लाइबिलिटी आ गई, कैपिटल आ गई, इनकम रह गया, और एक एसेट और एक्सपेंस है कि नहीं। अब इस वो कहाँ गए सर दोनों? इनकम कहाँ गया, एक्सपेंस कहाँ गया? वो यहाँ है सर, इसमें होता है वो। जो भी आपकी इनकम होती है उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप उसे ऐड करते हो। जो भी आपके खर्चे होते हैं उससे आपकी कैपिटल माइनस होगी, उससे आपकी कैपिटल कम होगी सर। ये पांचों को मिलाकर ये आया। एसेट का नेचर डेबिट, ध्यान से समझना। लाइबिलिटी का नेचर एसेट का नेचर डेबिट, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, कैपिटल का नेचर क्रेडिट। इसमें जो इनकम थी उसका नेचर क्रेडिट था, इसीलिए आप देखो ये इसमें प्लस हुआ। लेकिन एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। जैसे अगर मैं आपको यहां पर बोलूं, ये जो मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसमें आपको बोलूं कि भाई चलो एक काम करो, इसमें इनके ओरिजिनल नेचर भी देख लो, ओरिजिनल नेचर, तो मैं बोलूंगा भाई लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे। इनकम होगी तो क्रेडिट होगा, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, एसेट का नेचर डेबिट, एक्सपेंस का नेचर डेबिट। तो ये क्या है? ये इनके डायरेक्ट नेचर है। तो वही मैंने आपको यहां समझाया कि एक अप्रोच बनती है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और उस अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। जहां पर एसेट का नेचर डेबिट होता है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, हमें पता है। इनकम जो होगी वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, एक्सपेंस जो होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच चलती है। तो बच्चों होता क्या है ना, अभी आप 12th से आए हो, 12th में मोस्टली देखा गया है कि जो भी आपकी क्लासेस होती हैं वो 1 आवर की होती है। मैं धीरे धीरे अपना टाइम लिमिट बढ़ाऊंगा। जैसे फर्स्ट लेक्चर हमारा 1 से सवा घंटे का था, ये वाला लेक्चर हमारा सवा से 1.5 घंटे का है। नेक्स्ट लेक्चर भी मैं 1.5 घंटे के आसपास का रखूंगा धीरे धीरे, ताकि आप उसको यूज टू हो सको। मैं सीधा 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे के लेक्चर, मेरा एक बड़ा सिंपल सा रूल है,
अगर 11th-12th का कोई सेमिनार है या कुछ समझाना है उन लोगों को तो 1 आवर, फाउंडेशन में कुछ कराना है तो 1.5 से 2 घंटे इनफ है। नंबर ऑफ लेक्चर भले ही बढ़ जाएं लेकिन टाइम नहीं बढ़ना चाहिए, वरना उसके बाद आप बोर हो जाते हो। अगर जब आप फाउंडेशन पार करोगे और अगर आपने भगवान ने चाहा कि फाउंडेशन पार करो और मैं आप मेरे से मिलते रहे और मेरे से ही क्लास ली, तो आप देखोगे कि फाउंडेशन के मेरे लेक्चर 2.5 घंटे के होते हैं, तो 2.25 से 2.5 घंटा, तो इतना चलता है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर आप देख लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्रीज इस कंसेप्ट पे आऊँगा। एक लेक्चर इस पे लगाऊंगा जब आपका ये बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तो मैं पर्टिकुलर किसी चैप्टर्स को फिर हम लोग टारगेट करना शुरू करेंगे, यानी 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 या लेक्चर 5 से हम लोग किसी चैप्टर्स को टारगेट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहे, ये हमारा थ्योरी बेस कंप्लीट हो रहा है। जो आपका चैप्टर 1 है वो पूरा आपका कंप्लीट हो रहा है। तो ठीक है जी, अभी के लिए यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे आपसे। थैंक यू।